वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनातनी टीचर में आपका स्वागत है। आज हम सी टेट के लिए प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे। ये 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था सी टेट का, ये प्रश्न पत्र 4 भाग में आता है। भाग 1 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये प्रश्न 1 से लेकर के प्रश्न 30 तक पूछे जाते हैं। भाग 2 में सामाजिक विज्ञान या अध्ययन, प्रश्न 31 से लेकर के प्रश्न 90 तक। भाग 3 में भाषा 1 अंग्रेजी, प्रश्न 91 से लेकर के 120 तक। और भाग 4 में भाषा 2 जो कि हिंदी है, 121 से लेकर के प्रश्न 150 तक आते हैं। ठीक है, यहाँ पे भाग 1 आइए हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास एवं अधिगम के बारे में लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है दोनों का संबंध अनुक्रमिक है, दोनों का संबंध निश्चल है, सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है, विकास अक्सर सीखने के अग्रिम होता है। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, कैसे सही है कि विकासवादी वैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की द्वारा एक सामाजिक सांस्कृतिक उपागम का विकास किया गया है। वाइगोत्स्की ने विकास को आकार देने के लिए साधन के रूप में सामाजिक सांस्कृतिक वातावरणों को प्रमुखता प्रदान की है। इस वजह से यहाँ पे ये ऑप्शन जो है, सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है, इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। सेकंड पे आते हैं, विकासात्मक सिद्धांतवादी मानते हैं कि विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती होती है। इस संदर्भ में से किसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है? ऑप्शंस आर गिवन हियर। पहला है अनुवांशिकता, दूसरा है वातावरण एवं अनुभव, तीसरा है विशिष्ट प्रभाव क्षेत्रीय बुद्धि, और चौथा है प्रतीकात्मक बुद्धि। यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है सही होगा, वातावरण एवं अनुभव। यहाँ पे इनका ये मानना है कि जैसे मनोविज्ञान में वातावरण से अभिप्राय ये होता है कि मनोवैज्ञानिक वातावरण से लिया गया है, मतलब कि जो मनोवैज्ञानिक वातावरण है इसका अर्थ होता है मनोविज्ञान में वातावरण का अर्थ होता है मनोवैज्ञानिक वातावरण। इसके अंतर्गत उन सभी चीज़ों को, मतलब जीन्स को छोड़ करके शामिल किया जाता है जो व्यक्ति को क्या करती है, प्रभावित करती है, उत्तेजित करती है। ठीक है, तो वातावरण एवं अनुभव के द्वारा जो विकास प्रयत्न चलने वाले विकास को एक निश्चित दिशा प्रदान करती है। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, विकासात्मक प्रक्रिया में असातत्य के क्या मायने हैं? ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करते हैं, विकासात्मक प्रक्रिया में नकारात्मक विच्छेद, विकास की प्रक्रिया में अधोमुखी गिरावट, विकास की प्रक्रिया में हस्तक्षेप। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करते हैं। ठीक है, फोर्थ पे आते हैं, पालन पोषण की प्राधिकारिक शैली किस पर आधारित है? ऑप्शंस आर गिवन हियर। पहला है बच्चे के बारे में खुद निर्णय लेना, सेकंड बच्चे के पक्ष को सुनना, तीसरा है बच्चे से अविवेकपूर्ण मांग करना, चौथा है जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय करना। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है पालन पोषण की प्राधिकारिक शैली किस पर आधारित है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लेना। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्राधिकार वाले पालन पोषण वातावरण में बच्चों से उच्च अपेक्षाएं रखी जाती हैं, अपने निर्णय उन पर थोपे जाते हैं, आरोपित किए जाते हैं, जो अत्यधिक नियंत्रण एवं अनुशासन पर बल देते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा कि सत्तावादी पारिवारिक वातावरण बच्चे में आक्रामकता आती है, डरपोक, शर्मीला, आत्मनिर्णय लेने में अक्षम, निर्भरता आदि विकारों को उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से ये सही होगा कि जब संभव तब बच्चों के साथ साझेदारी में आप निर्णय लें। ठीक है, फिफ्थ, जीन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया निम्न में से किन विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रकारों द्वारा घटित होती है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है अनुभव एवं सामाजिक संप्रेक्षण, दूसरा समावेशन एवं समायोजन, तीसरा परिपक्वता एवं अनुभव, चौथा है सामाजिक संप्रेक्षण एवं परिपक्वता। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, समावेशन एवं समायोजन।
ठीक है, समावेशन एवं समायोजन। ठीक है, तो यहाँ पे पियाजे के अनुसार यहाँ पे आत्म सात्करण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें बालक समस्या के समाधान के लिए वास्तविकता से समंजन करने के लिए पहले से जो सीखी गई प्रक्रियाएं होती हैं या मानसिक प्रक्रियाओं का वो सहारा लेता है, जबकि समायोजन उस समय होता है जब बालक अपने मानसिक संप्रत्यय में परिवर्तन कर कुछ अलग विशेषताओं पर गौर करता है। तो यहाँ से ऑप्शन बी सही होगा, समावेशन एवं समायोजन। ठीक है, 6 पे आते हैं। एक 5 साल की बच्ची को उसकी शिक्षिका ने 5 छोटे पत्थर दिए। बच्ची ने उन पत्थरों को अलग अलग प्रकार से लगाया, एक लाइन, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन और एक वृत्त। फिर उसने उन पत्थरों को बार बार गिना। जीन पियाजे के अनुसार यह बच्ची निम्न में किस संज्ञात्मक स्कीमा को ग्रहण करने की कोशिश कर रही है? तो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, क्रमबद्धीकरण, संक्रमण अनुमिति, सांकेतिक मापदंड और चौथा है संख्या का संरक्षण। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो गया, संख्या का संरक्षण। ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, इसलिए हम केवल सही ऑप्शन को टिक करते हुए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि 150 क्वेश्चंस हैं तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, लिव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्न में से किसकी मध्यस्थता आवश्यक है? ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, सांस्कृतिक औजार, सांस्कृतिक ढंग या प्रकार, सांस्कृतिक सूचक, सांस्कृतिक व्युत्पन्न। यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, सांस्कृतिक औजार। क्वेश्चन नंबर 8, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र को किस प्रकार बढ़ावा दिया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, सहयोगात्मक संवाद, अनुकरण द्वारा सीखना, प्रतिवर्ती सोच, प्रतिपादक अधिगम। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा, सहयोगात्मक संवाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा सुझाई परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत स्तर 5 की नैतिकता क्या अंकित करती है? ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है मानवता की भलाई हेतु सामाजिक अनुबंधों को स्वतंत्र रूप से निभाना। दूसरा, सामाजिक अनुबंधों के परे जाकर नैतिकता को स्वतंत्र रूप से अन्वेषित करना। तीसरा, ऐसे नैतिक नियमों को प्रतिपादित करना जो आचार संहिता के परे हों। चौथा, एक अच्छा व्यक्ति के रूप में प्रतीत होने की चाह। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वह सही होगा, ऐसे नैतिक नियमों को प्रतिपादित करना जो आचार संहिता के परे हो। प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। एक प्रगतिशील शिक्षिका को अपने कक्षा में किस प्रकार का रवैया अपनाना चाहिए? रवैया मतलब व्यवहार, किस प्रकार का व्यवहार अपनाना चाहिए? पहला है ऑप्शन समानुभूति, नियंत्रण एवं प्रवाह का। दूसरा, समानुभूति, नियंत्रण एवं अनुशासन का। तीसरा है समानुभूति, वास्तविकता एवं प्रवाह का। चौथा, समानुभूति, वास्तविकता एवं नियंत्रण का। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, समानुभूति, वास्तविकता एवं प्रवाह का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। बच्चों की बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए IQ इंटेलिजेंट कोशेंट का इस्तेमाल करने के क्या मुख्य सरोकार हैं? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, प्राप्तांक की अस्थिरता, परीक्षा में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, परीक्षा का उत्पादक केंद्रित होना, बच्चों को नामांकित करना। तो यहाँ पे आपको सीक्वेंस वाइज अरेंज करना है कौन सा सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सब लाइन से सीक्वेंस वाइज दिया हुआ है। एक ऑप्शन यहाँ पे ए पे दिया हुआ है कि पहले सेकंड वाला रहेगा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। बी में दिया है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। सी में दिया है फर्स्ट सेकंड फोर्थ और डी में दिया है सेकंड थर्ड फोर्थ। तो यहाँ पे हमें देखना है कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ही सही है, 1 2 3 4। प्राप्तांक की अस्थिरता, परीक्षा में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, परीक्षा का उत्पादक केंद्रित होना, बच्चों को नामांकित करना, यही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। हावर्ड गार्डनर के अनुसार अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति की क्या विशेषताएं हैं?
पहला, सामाजिक स्थितियों से भलीभांति निपटने की क्षमता। दूसरा, दूसरों की भाषा के अर्थ व लय को समझने की क्षमता। तीसरा, स्वयं की जटिल भावनाओं, शक्तियों एवं कमजोरी का ज्ञान। चौथा है सौंदर्य एवं सौंदर्य बोध की सराहना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी, स्वयं की जटिल भावनाओं, शक्तियों एवं कमजोरी का ज्ञान, ये सही होगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 13 इज, जेंडर के संदर्भ में एक शिक्षिका को कक्षा में बच्चों को किसके लिए प्रेरित करना चाहिए? तो ऑप्शन दिए गए हैं, जेंडर बद्धता, जेंडर स्थिरता। तीसरा है सामाजिक तौर पर स्वीकृत जेंडर भूमिकाओं को अपनाने के लिए। चौथा है जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी, जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन के लिए, ये सही होगा। ठीक है, 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सीखने में विविधता रखने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षक को, ऑप्शंस आर, पढ़ाने के मानकीय स्तर को पहचानना चाहिए, सीखने में विविध गति रखने वाले विद्यार्थियों की भागीदारी के लिए सृजनात्मक तरीके खोजने चाहिए, विशिष्ट उपलब्धि एवं प्रतिविधिक कक्षाएं बनानी चाहिए, एंड चौथा है कक्षा में योग्यता के आधार पर समूहीकरण करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, सीखने में विविध गति रखने वाले विद्यार्थियों को भागीदारी के लिए सृजनात्मक तरीके खोजने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, निर्माणात्मक आकलन का प्रयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? देखते हैं। शिक्षकों को तार्किक आधार पर परीक्षा पत्र तैयार करने के लिए किया जाता है, शिक्षकों को बेहतर योजना एवं विद्यार्थियों को सहयोगात्मक एवं गैर मूल्यांकित प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जाता है। तीसरा है विद्यार्थियों में परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने के लिए किया जाता है। चौथा है अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों की उपयुक्त रूप से पहचान करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, शिक्षकों को बेहतर योजना बनाने एवं विद्यार्थियों को सहयोगात्मक और गैर मूल्यांकित प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। बहुसांस्कृतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? एक ऑप्शन आर, एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों की समानांतर शिक्षा। सेकंड इज, एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों की सामयिक शिक्षा, स्कूल में खास अवसरों पर अलग अलग संस्कृति का नाच गाना प्रस्तुत करना। चौथा है अलग अलग संस्कृति के बच्चों के लिए स्कूल में अलग अलग खंड बनाना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा। अगर दोनों ऑप्शन देते हैं, एक पे टिक करना है तो आप ए बी दोनों को टिक करेंगे, अगर एक ही दिया हुआ है तो आप एक पर टिक कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम एमआर सीट पे आपको एक ही फिल करना होता है, तो आप दोनों में से कोई भी टिक कर सकते हैं, दोनों आंसर सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। वंचित एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा में निम्न में से किसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन आर, पूर्वाग्रहों का। सेकंड, ज्ञान की स्थानीय संरचनाओं के समझ के अभाव का। तीसरा, अवरोही पाठ्यचर्या का। चौथा, स्थानीय संस्कृति एवं भाषा पर आधारित पाठ्यचर्या। तो यहाँ पे दिए गए हैं ऑप्शन, ठीक है, सीक्वेंस वाइज, ए फर्स्ट सेकंड, बी फर्स्ट सेकंड थर्ड, सी 1 2 4, डी 1 2 3 4। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब पूर्वाग्रहों का, ज्ञान की स्थानीय संरचनाओं की समझ के अभाव का और अवरोही पाठ्यचर्या का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। सृजनात्मक सोच को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जा सकता? ऑप्शन आर, मूलभूत विचार। सेकंड, अस्पष्टता को स्वीकार कर अभिसारी सोच, और चौथा है सोच में लचीलापन। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है अभिसारी सोच, ये सही होगा। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। एक गीत विषयक अक्षम विद्यार्थी एक प्राथमिक विद्यालय में दाखिला लेती है, निम्न में से कौन सी पद्धति इस बच्ची के स्कूल में समावेश को सुसाध्य करने में सहायक नहीं होगी? ऑप्शन आर, विद्यालय की निचली मंजिल पर कक्षा को क्रियान्वयन करने का प्रावधान करना, समकक्षियों में समानुभूति की भावना का विकास करना। तीसरा, आधारभूत संरचनाओं में उपयुक्त बदलाव करना। चौथा, अक्षमता के प्रति सहानुभूति जताना। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो सही होगा, अक्षमता के प्रति सहानुभूति जताना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20,
एक सामान्य स्कूल में विशिष्ट अधिगमता वाले विद्यार्थियों के संदर्भ में कौन सी रणनीति सुसाध्यक नहीं है? ऑप्शन आर, जहां मुमकिन हो वहां अधिगम को विशिष्ट क्षेत्र में छूट, पाठ्यचर्या में विवेकी समायोजन, तीसरा की गई त्रुटियों पर निरंतर नकारात्मक टिप्पणियां, चौथा व्यक्तिगत शिक्षा योजना। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वह सही होगा, की गई त्रुटियों पर निरंतर नकारात्मक टिप्पणियां। क्वेश्चन नंबर 21, स्कूल में सफलता के पैमाने को विशिष्ट अकादमिक उपलब्धि तक सीमित न रखकर व्यापक होना चाहिए, ऐसा किस प्रकार किया जा सकता है? ऑप्शन दिए गए हैं। पहला, अनुशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करके सामाजिक संवेगिक क्षमताओं का विकास करके, जो शिक्षा का एक अहम अंग है। घर पर की जाने वाली आंतरिक कक्षाओं के द्वारा। चौथा है, सिर्फ उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके जिसमें बच्ची कमजोर है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वह सही होगा, सामाजिक संवेगिक क्षमताओं का विकास करके, जो शिक्षा का एक अहम अंग है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किससे एक विद्यार्थी की संरचनात्मक समझ एवं स्पष्टता की पुष्टि होती है? ऑप्शन आर, दी गई जानकारी को सही रूप में दोहराना, सही जानकारी लिखना, संरचना की परिभाषा को स्पष्ट रूप से याद करना, सीखी गई संरचनाओं को निजी जीवन में आने वाली स्थितियों में लागू करना। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, सीखी गई संरचनाओं को निजी जीवन में आने वाली स्थितियों में लागू करना। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। बच्चों को प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए जरूरी है कि उन्हें निम्न में से किस प्रकार के मौके मुहैया करवाए जाएं? ऑप्शन आर, केवल पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रारूप के अनुसार प्रयोग करने को कहकर, स्वतंत्र सोच द्वारा संप्रत्यय की खोज करके, तीसरा, जब आवश्यक हो तब अतिरिक्त ट्यूशन लेकर, चौथा, केवल दृश्य श्रव्य सामग्री एवं स्मार्ट बोर्ड द्वारा सीखना। यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, स्वतंत्र सोच द्वारा संप्रत्यय की खोज करके। क्वेश्चन नंबर 24, अधिगम की प्रक्रिया के दौरान बच्चे जो त्रुटियां करते हैं, ऑप्शन आर, उनसे बच्चों की वर्तमान क्षमता एवं बुद्धिमत्ता का पता लगाया जा सकता है। सेकेंड, उन्हें बिना प्रतिपुष्टि के तुरंत सुधार देना चाहिए ताकि वे दोहराई ना जाएं। तीसरा है, उन्हें संज्ञानात्मक प्रक्रिया का सहज एवं स्वीकृत हिस्सा समझना चाहिए। चौथा है, वह अधिगम प्रक्रिया से ध्यान हटाते हैं, इसलिए उन्हें तुरंत कम करने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है, उन्हें संज्ञानात्मक प्रक्रिया का सहज एवं स्वीकृत हिस्सा समझना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ तक मैंने मार्किंग कर रखी थी, अब मार्किंग नहीं करेंगे, यहाँ से अपने मन से अब सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, मिस्टेक हो सकता है बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि गलती ना हो। ओके, बच्चों के संवेगों की अधिगम में क्या भूमिका है? थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। बच्चों के संवेगों की अधिगम में क्या भूमिका है? पहला, संवेग बच्चों को सीखने में बाधित करते हैं, इसलिए उनको काबू में रखना चाहिए। दूसरा, प्रभावशाली अधिगम के लिए संज्ञान को बच्चों के संवेगों से पृथक रखना चाहिए। तीसरा, संवेग सीखने की प्रक्रिया को अर्थपूर्ण बनाते हैं तथा उन्हें सीखने की प्रक्रिया में एकीकृत रूप में सम्मिलित करना चाहिए। चौथा, संवेग सीखने की प्रक्रिया में गड़बड़ी करते हैं, वह इसे अपूर्वानुमेय बनाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन सी सही होगा, संवेग सीखने की प्रक्रिया को अर्थपूर्ण बनाते हैं तथा उन्हें सीखने की प्रक्रिया में एकीकृत रूप में सम्मिलित करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन 26, बच्चों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित अधिगमकर्ता बनाने के लिए किस तरह प्रोत्साहन किया जा सकता है? ऑप्शन आर, हौसला बढ़ाने के लिए इनाम देकर, त्रुटियां करने पर दंड देकर, अधिगम प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटियों से सीखकर बिना किसी नकारात्मक दंड के डर के बिना, शिक्षिका द्वारा कक्षा में खास उपलब्धि वाले विद्यार्थियों पर खास ध्यान देकर। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, मुझे सी सही लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, अधिगम प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटियों से सीखकर, मतलब कि जो गलतियां कर रहे हैं बच्चे उनसे सीख करके, और बिना किसी नकारात्मक दंड के डर के बिना, मतलब कि बिना किसी नेगेटिविटी के, और कोई उन्हें पनिशमेंट दी जाए ना दी जाए इसके डर के बिना, इस वजह से उन्हें इनकरेज किया जा सकता है, प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो यहाँ से ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, निपुणता उन्मुखी विद्यार्थियों में कौन से गुण होते हैं? असफलता का न्यून भय,
क्षमता का वार्षिक दृष्टिकोण, असफलता का अत्यधिक भय, क्षमता का अटल दृष्टिकोण, असफलता का न्यून भय, क्षमता का अटल दृष्टिकोण, असफलता का अत्यधिक भय, क्षमता का वार्षिक दृष्टिकोण। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा 27 का। असफलता का न्यून भय, क्षमता का वार्षिक दृष्टिकोण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रभावशाली समस्या समाधान में बाधक है? ठीक है, ऑप्शंस आर सही स्कीमा को क्रियाशील करना, प्रतिक्रिया अन्यता, सही समस्या को पहचानना, अन्वेषणात्मक रणनीतियों या समस्या समाधान की सामान्य रणनीतियों का प्रयोग करना। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी सही होगा, प्रतिक्रिया अन्यता। ठीक है, 29 पे आते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करने के कई परिणाम हो सकते हैं। आपके अनुसार इनमें निम्न में से कौन से प्रभाव बच्चों के विकास में हानिकारक हैं? लेट्स सी। इससे कक्षा में विजेता एवं हारे हुए विद्यार्थियों में विभेदीकरण होता है। इससे विद्यार्थियों पर दबाव पड़ता है, वह चिंता का स्तर बढ़ जाता है, जो उनके संज्ञानात्मक विकास को बाधित करता है। और तीसरा है, इससे कक्षा में तारक विद्यार्थियों को चिन्हित करने के लिए बढ़ावा मिलता है, जिनकी उपलब्धियों पर स्कूल क्या करता है, गर्व कर सकता है। और चौथा यहाँ पे दिया हुआ है, इससे विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धिक इससे विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धिक बाजार केंद्रित अर्थव्यवस्था में ढलने के लिए तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ से ऑप्शन दे दिया गया है, पहले ए में फर्स्ट सेकंड, बी में 1 2 4, सी में 1 2 3 4, डी में 2 3 4। तो यहाँ पे कोई एक सही करना है। तो एक बार फिर से ऑप्शन देख लेते हैं। कक्षा में विजेता एवं हारे हुए विद्यार्थियों में विभेदीकरण, ये ठीक लग रहा है। सेकंड, इससे विद्यार्थियों पर दबाव पड़ता है और चिंता का स्तर बढ़ जाता है, ये भी सही है। तीसरा, इससे कक्षा में तारक विद्यार्थियों को चिन्हित करने के लिए बड़ा, ये तीनों तो सही लग रहा है। फोर्थ वाला चेक कर लेते हैं। इससे विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धिक बाजार केंद्रित अर्थव्यवस्था में ढलने के लिए तैयार किए जाते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है सीक्वेंस में है, तो हम ऑप्शन 1 2 3 4 के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, 1 2 3 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया किससे सुसाध्य होती है? तो विद्यार्थी के निजी दर्शन शास्त्र एवं दृष्टिकोण से, विद्यार्थियों द्वारा शिक्षिका से प्राप्त ज्ञान द्वारा, संकलित आकलन के लिए की गई पाठ्यचर्या की मांग से, केवल विशेषज्ञों की राय दृष्टिकोण के आधार पर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, विद्यार्थी के निजी दर्शन शास्त्र एवं दृष्टिकोण से। ये तो था भाग 1 जो समाप्त होता है। भाग 2 पे हम आ जाते हैं। ठीक है, वीडियो लंबा जाएगा क्योंकि भाग 1 अभी फिनिश है और ये अभी 23 मिनट ही हुए हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 31। एक शिक्षिका ने अपनी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों को एक छोटे मानव निर्मित सौरमंडल में परिवर्तित कर दिया। अगर श्याम, सुल्ताना और नैन्सी की लगभग समान लंबाई और वजन है तो वे प्रतिनिधित्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि कुछ विद्यार्थियों को सौरमंडल में कन्वर्ट कर दिया गया है, बदल दिया गया है, और श्याम, सुल्ताना और नैन्सी 3 लोगों को यहाँ पे बताया गया जिसकी लंबाई एक जैसी है। ठीक है, वजन भी सेम है और ये प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि तीनों में समानताएं दिख रही हैं और तीनों की लंबाई और वजन एक जैसे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है दिए गए हैं, मंगल, शुक्र और बुध, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और यूरेनस, बुध, बृहस्पति और शनि का। तो किस में समानताएं ज़्यादा हैं? तो मंगल, शुक्र और बुध का, इनमें समानताएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ठीक है, इनकी लंबाई और वजन लगभग एक जैसे ही हैं, इस वजह से हम इनको मार्क कर लेंगे। 32। ग्लोब के प्रदीप्ति वृत्त के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए कि सही विकल्प का चयन कीजिए। ओके, ए, यह ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है, यह वृत्त अक्ष के साथ मिलता है। तो यहाँ पे ए सही है, बी गलत है। फिर ऑप्शन बी, ए गलत है, बी सही है। ए और बी दोनों सही है और बी दोनों गलत है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि
वृत्त जो है अक्ष के साथ मिलता है, और पहला है यह ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है। तो यहाँ पे ए सही लग रहा है, ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है। ठीक है, तो ए सही है और बी गलत है। तो हम ऑप्शन सॉरी ए गलत है, सॉरी, ग्लोब पर दिन और रात को ये विभाजित नहीं करता है। ठीक है, ग्लोब पर तो ये दिन रात विभाजित नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि उस पर अक्षांश और देशांतर के सॉरी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के आधार पे रहता है ना, तो अक्ष के साथ ये क्या करता है, मिलता है। तो यहाँ पे ए गलत है, बी सही है। कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी सी। ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है, वृत्त अक्ष के साथ मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही सही होगा। ठीक है, मतलब ए सही है, बी गलत है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था यहाँ पे, तो आपका ये ऑप्शन ए सही होगा 32 का, ए सही और बी गलत है। ठीक है, 33 पे आते हैं। अटलांटिक महासागर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? पहला है यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर, यह लगभग वृत्ताकार और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। इसकी तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित एवं अनियमित है। मेरियाना गर्त इस महासागर में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, इसकी तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित एवं अनियमित है। ठीक है, 34 पे आते हैं। मानचित्र में प्रयोग होने वाले रूढ़ प्रतीक होते हैं। वे प्रतीक जो क्षेत्र के किसी विशिष्ट समाज द्वारा प्रयुक्त होते हैं। वे प्रतीक जिनके माध्यम से केवल भू आकृतिक लक्षणों को दर्शाया जाता है। वे प्रतीक जिनके माध्यम से केवल राजनैतिक सीमाओं और प्रशासनिक खंडों को दर्शाया जाता है। वे प्रतीक जिनके उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति होती है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, वे प्रतीक जिनके उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 35। उच्च ज्वार के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। आइए देखते हैं। कथन ए, ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं जो जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। कथन बी, ये मछुआरों के लिए समस्या करते हैं क्योंकि मछलियां जो उच्च ज्वार में तट से दूर चली जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ऑप्शन देखने कौन से सही है। ऑप्शन ए है, ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत है, ए सही बी गलत है, ए गलत है बी सही है। तो यहाँ पे हम एक बार कंसीडर कर लेते हैं, जल के स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुँचा देती है जो जहाज को बंदरगाह तक पहुंचने में सहायक होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि जल के स्तर की ऊंचाई तट को छुए, ठीक है, तो ही जहाज बंदरगाह तक पहुंचेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है। तो ए वाला जो है नहीं, जल के स्तर में अगर बढ़ोतरी होती है तो जहाज को बंदरगाह तक पहुंचने में आसानी होती है, सही बात है। सॉरी, वो गलत बोल गया मैं। ये मछुआरों के लिए समस्या करते हैं क्योंकि मछलियाँ उच्च ज्वार में तट से दूर चली जाती हैं। ये सेंटेंस जो है ये गलत लग रहा है। ए वाला सही, ये भी गलत है। तो हम ऑप्शन सी के लिए जा सकते हैं। ए सही है, बी गलत है। ठीक है, ओके। 36। वायुदाब के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? वायु सदैव निम्न दाब क्षेत्र में उच्च दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। जब अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर निमज्जित होती है तब उच्च दाब क्षेत्र बनता है। निम्न दाब क्षेत्र तब बनता है जब कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होकर ऊपर उठती है। और चौथा दिया हुआ निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा है और उच्च दाब स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश से जुड़ा है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन डी के लिए जाएंगे। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा है और उच्च दाब स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश से जुड़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। ठीक है, 37 पे आते हैं। अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले ब्रोमीलाइड
बेसिन के लोगों का मुख्य आहार है कीड़े मकोड़ों की एक प्रजाति, पौधे जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखते हैं, घर जिनमें तीव्र ढलान वाली छतें होती हैं। तो यहाँ पे पौधे जो अपनी पत्तियों को जल में संचित रखते हैं। ठीक है, ओके। 38, स्टैंक निम्न में से किसकी अपर्दन विशेषता है? स्टैक है पवन, हिमनद, समुद्री तरंग, नदी। तो यहाँ पे समुद्री तरंग जो है ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 39 पे। सुनामी तरंगों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। ज्वालामुखी उद्गार कभी सुनामी तरंगों को उत्पन्न नहीं कर सकता। ऑप्शन बी है, सुनामी आने वाले प्रथम संकेत तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आना और फिर विनाशकारी तरंगों का उठना होता है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन पे कंसीडर करना है और देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन आर ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है, ए और बी दोनों सही है और बी दोनों गलत है। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। ज्वालामुखी उद्गार कभी सुनामी तरंगों को उत्पन्न नहीं कर सकता है। नहीं, सुनामी उत्पन्न कर सकता है ये मुझे सही नहीं लग रहा है। सुनामी आने का प्रथम संकेत तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आना, फिर विनाशकारी, जल में तेजी से कमी आती है, सही बात है, फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती हैं। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन बी सही लग रहा है, ए गलत है और बी सही है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 40, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडल की परत को पहचानना है। इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। सेकंड है, यह परत रेडियो संचार में मदद करता है। तो यहाँ पे ABCD के फॉर्म में दिया गया है। अच्छा, ये एक परत के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, दोनों जो है उस परत की प्रॉपर्टीज़ को बता रहा है, उसकी विशेषताओं को बता रहा है। लेट्स सी, समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल, बहिर्मंडल। एक बार फिर से देखते हैं। इस परत से बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो जाहिर सी बात है बाहर का लेयर होगा। और यह परत रेडियो संचार में हेल्प करता है। तो रेडियो संचार में हेल्प करता है हमारा जो बाहर का जो वायुमंडल होता है वही होता है। तो यहाँ पे बाह्य वायुमंडल, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किनको सतत पोषणी विकास के सिद्धांत में शामिल किया जाना चाहिए? ठीक है, देखते हैं। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को बंद करना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। ऑप्शन आर सभी ABCD मतलब सभी सही है। और ऑप्शन बी ABC और ऑप्शन सी ABCD और ऑप्शन डी ABD। इसमें से कौन सा सही है? ठीक है, एक बार देखना है, देख लेते हैं। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, ये तो सही लग रहा है। ठीक है, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना, ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को बंद करना, ये ठीक है। ठीक है, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, ये भी सही है। तो हम ऑप्शन बी के लिए ऑप्शन बी गलत हो गया क्या? पहला तो सही लग रहा है, सेकंड पर्यावरण के प्रति अभ्यास में परिवर्तन लाना, ये सही है। ठीक है, ये सही है। ऑप्शन सी प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को बंद करना, ऐसा तो नहीं, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता है। सतत पोषणी विकास मतलब कि इसमें क्या होता है, सतत पोषणी विकास में क्या होता है कि हम नेचुरल चीज़ों का, प्राकृतिक चीज़ों का यूज करेंगे, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए उसे बचा करके रखेंगे ताकि हम आगे आने वाले समय में उसका यूज कर सकें। तो यहाँ पे उपयोग हम बंद नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, ये गलत होगा। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा करके रखता है, बना करके रखता है, सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बी और डी ABD, यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया हुआ है ABD, ये सही होगा। ठीक है, एक बार आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे क्या दिया हुआ है एग्जैक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन का अर्थ निकाल करके थोड़ा सा समझ करके करेंगे, नहीं तो ये यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 42, खनिज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ओके, लेट्स सी।
खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा निर्मित होते हैं। ये तो ठीक लग रहा है, हम साथ में करते जाते हैं, सही है, ये सही है, ठीक है। अभ्रक और क्रोमालाइट अलौह खनिज है, अलौह नहीं, ये गलत है। जो खनिज कम गहराई में स्थित होते हैं उन्हें विपरीत खनन द्वारा निकाला जाता है, ये सही है, ठीक है। खनिज अनवीकरणीय संसाधन है, सही बात है, एक बार इनका यूज कर ले फिर दोबारा यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमें ए और सी और डी सही लगा है। ए सी डी के लिए हम देखते हैं ए बी सी, बी सी डी, ए बी डी और यहाँ पे ए सी डी है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा ए सी डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों का मिलान कीजिए। ए वनस्पति, प्राणी जगत और सूक्ष्म मृदा का रंग, गठन और जीव। यहाँ पे मैच करना है। जनक शैल, जलवायु, समय, मृदा में ह्यूमस निर्माण की दर, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई, अपक्षय की दर। तो यहाँ पे मैच करना है। यहाँ पे ए भी दिया हुआ है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। वनस्पति, प्राणी जगत और सूक्ष्म मृदा का रंग और गठन, जीव, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे मैचिंग कैसे होगा। वनस्पति, प्राणी जगत और सूक्ष्म जीव, ये आपका मृदा में ह्यूमस निर्माण की दर, ये सेकेंड हो जाएगा। जनक शैल, जनक शैल ये आपका मृदा का रंग और गठन पहले के लिए हो जाएगा। सी जलवायु, जलवायु आपका अपक्षय की दर, देखिए यहाँ पे बड़ा इजी हो जा रहा है। और समय जो होगा मृदा परिच्छेदिका की मोटाई, ये आपका थर्ड के लिए हो जाएगा। तो यहाँ से सेकंड, फर्स्ट, फोर, ये याद रखिए आपका यहाँ पे हो गया ऑप्शन ए, ये सही होगा, ठीक है। 14 पे आ जाते हैं। परंपरागत स्रोत के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोगी पक्ष क्या है? यह आसानी से पाइपलाइन के जरिए परिवहनीय है। ये तेल और कोयले की अपेक्षा अधिक स्वच्छ है। पूरी दुनिया में समान रूप से इसका वितरण है। दो ऑप्शंस हैं, सभी ए बी सी तीनों सही हैं, ए और बी, ए और सी, बी और सी। तो यहाँ पे ए आसानी से पाइपलाइन के जरिए परिवहनीय है, ये तेल और कोयले की अपेक्षा अधिक स्वच्छ है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन बी सही करेंगे, ए और बी, ठीक है। 45 में आ जाते हैं। के लिए देखेंगे, उपनिषद अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन है, सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। विचार जिनमें आत्मा और सार्वभौमिक आत्मा का विवरण किया गया है। ऑप्शन आर केवल ए और बी, बी और सी, ए और सी, ए बी सी। मुझे तो तीनों ठीक लग रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन हम डी के लिए कंसिडर करेंगे, ए, बी और सी। नेक्स्ट इज 46 क्वेश्चन हम देखेंगे। पुरुष और महिला कंकाल अवशेषों के अध्ययन और उनमें विभेद करने के लिए हमें ध्यान देना चाहिए। पहने हुए आभूषणों पर, क्योंकि यह महिला को दर्शाता है। ऑप्शन बी कहाँ गया? हड्डियों की संरचना पर, क्योंकि बड़े कूल्हों की हड्डी एक महिला को दर्शाती है। ये सही है, सही बात है, ठीक है। महिलाओं की कूल्हों की हड्डी बड़ी होती है, तो यहाँ से आसानी से समझ में आ जाता है। हड्डियों की संरचना पर, क्योंकि बड़े कूल्हे की हड्डी एक पुरुष को दर्शाता है, नहीं ये गलत लग रहा है। साथ में दफनाए गए हथियारों पर, क्योंकि ये पुरुष को दर्शाते हैं, नहीं ये सही है पहला, सॉरी बी। हड्डियों की संरचना पर, क्योंकि बड़े कूल्हों की हड्डी जो है महिला को दर्शाती है, तो यहाँ से ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। 47 देखते हैं। अकबरनामा के अनुसार सूबेदार का कार्यभार क्या था, मतलब सूबेदार क्या करते थे? ठीक है, ये तो आसान होगा। राजनीतिक और सैनिक कार्य, राजनीतिक और वित्तीय कार्य, केवल राजनीतिक कार्य, केवल धार्मिक कार्य। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, राजनीतिक और सैनिक कार्य, ठीक है। 48 पे आते हैं। बंगाली क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित होने के कारक हैं। पहला वाणिज्यिक समझौते, राजनीतिक समझौते। अब इन दोनों से देखना है दोनों कौन सा सही है, केवल ए, केवल बी, ए बी दोनों, ना तो ए ना तो बी। तो यहाँ पे कंसीडर करेंगे हम वाणिज्यिक समझौते और राजनीतिक समझौते दोनों क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित होने के कारक हैं, तो हम सी पर मार्क करेंगे, ठीक है, ए और बी दोनों।
49। महाराष्ट्र के संत कवियों ने विरोध किया सभी प्रकार के कर्मकांडों का, जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का, परिवार के साथ रहने के विचार का। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ए और बी सही हैं, बी और सी सही हैं, ए और सी सही हैं, ए बी तीनों सही, ए बी सी तीनों सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सभी प्रकार के कर्मकांड, जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का, परिवार के साथ रहने, ये तो नहीं है। ठीक है, ए और बी ये दोनों सही हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 50। 19वीं सदी में कौन सा आदिवासी समूह मुख्यतः बकरियों का पालन करता था? ऑप्शन है यहाँ पे, पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर, आंध्र प्रदेश के लबाड़िया, कश्मीर के बकरवाल, कुल्लू की गद्दी। तो यहाँ पे ऑप्शन, कश्मीर के जो बकरवाल हैं इनका जो समूह था आदिवासियों का, ये बकरियों का पालन किया करता था उस टाइम पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51। सुधारकों का आंदोलन के साथ मिला करना है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। घासीदास, पेरियार, डेरोजियो, अंबेडकर। अब यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए इनके सामने, आत्मसम्मान आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन, सतनामी आंदोलन, मंदिर प्रवेश आंदोलन। तो मैच करते हुए चलते हैं यहाँ पे। घासीदास का हो जाएगा थर्ड। ठीक है, पेरियार का हो जाएगा, पेरियार का मंदिर प्रवेश आंदोलन 4 नंबर। डेरोजियो सी, ये हो जाएगा आपका यंग बंगाल आंदोलन, डेरोजियो के द्वारा हुआ था। ये आपका हो जाएगा सेकंड। और अंबेडकर जी का आत्मसम्मान आंदोलन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 3 4 2 1 3 4 2, यहाँ पे ए में दिया हुआ है 3 4 2 1। ठीक है, देखिए मुझसे भी मिस्टेक हो सकती है, तो आप लोग भी अपना आंसर एक बार मतलब चेक कर लेंगे जो भी होगा। ठीक है, 52 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ किस से उत्पन्न हुई हैं? ठीक है, ब्राह्मी, बांग्ला, तमिल, देवनागरी। तो यहाँ पे ऑप्शन सीधे सीधे हैं। ब्राह्मी, ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था, तो ब्राह्मी लिपि से ब्राह्मी से बहुत सारी लिपियाँ उत्पन्न हुई हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। कथन है, यहाँ पे कथन भी दिया हुआ है। महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके मिलते हैं जिन पर चित्रांकन मिलता है। ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, ए सही किंतु बी गलत है, और बी दोनों सही है, और बी दोनों गलत है, ए गलत है किंतु बी सही है। तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं। दिया है, महाराष्ट्र में पूरा पाषाण के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। ठीक है, ये तो सही है लग रहा है। और महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिलते हैं जिन पर चित्रांकन होता है। मतलब कि शुतुरमुर्ग होते थे तो जाहिर सी बात है उनके अंडे के अवशेष तो मिले, मतलब अंडे के छिलके तो मिलेंगे, इन पे चित्रांकन मिलता है, तो ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो मुझे तो दोनों सही लग रहे हैं, तो हम ऑप्शन बी के लिए जा सकते हैं, जिसमें लिखा है ए और बी दोनों क्या है, सही है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। देश का उसके उपनिवेश के साथ मिलान करना। यहाँ पे उपनिवेश दिए गए हैं, मैच कर लेते हैं क्या देखना है ऑप्शन। ठीक है, फ्रांस, जमैका, पुर्तगाल, सेंट डोमिंगो, इंग्लैंड, वेनेजुएला, स्पेन, ब्राज़ील। तो ये आपका हो जाएगा सेंट डोमिंगो, पुर्तगाल का आपका हो जाएगा ब्राज़ील, और इंग्लैंड का आपका हो जाएगा जमैका 1 नंबर, और स्पेन का हो जाएगा बचा हुआ वेनेजुएला। ठीक है, 2413 यहाँ पे ऑप्शन बी जो है सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55। साम्राज्यवादी ऐतिहासिक पेंटिंग। साम्राज्यवादी फतह की लोक स्मृतियाँ घटती हैं, अंग्रेजों का अजय और सर्वशक्तिशाली रूप में प्रस्तुत करती हैं, यूरोप में बहुत लोकप्रिय हुई हैं, भारत को पूरी प्रामाणिकता के साथ दर्शाती। यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया है, ए बी दोनों सही है, ए बी सी तीनों सही है, ए केवल बी सही है, बी और सी सही है। यहाँ पे भी देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है, ऑप्शंस को दे करके कन्फ्यूज कर दिया है। तो यहाँ पे देखते हैं, साम्राज्यवादी फतेह की लोकस्मृतियाँ घटती हैं, ठीक है, अंग्रेजों को अजय और सर्वशक्तिशाली रूप में प्रस्तुत करती हैं, सही है, यूरोप में बहुत लोकप्रिय हुई हैं, यूरोप में
बहुत लोकप्रिय हुई हैं, ये भी सही है। भारत को पूरी प्रामाणिकता के साथ दर्शाती है, तो ये तो गलत है क्योंकि पूरी प्रामाणिकता के साथ नहीं दर्शाती है। तो ए बी सी तीनों सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी टिक कर देंगे, ए बी सी सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, आईन अकबरी के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। चलिए यहाँ से कुछ मिल गया इजी वाला, लेट्स सी। आईन अकबरी के बारे में दिया हुआ है, ये अकबरनामा का दूसरा भाग वॉल्यूम है, मतलब दूसरा भाग है। यह अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है, लोगों की परंपराओं और संस्कृति का विवरण देती है, बहुत सारी चीज़ों को सांख्यिकी विवरण देती है। देखते हैं, तो अकबरनामा का दूसरा भाग है ये तो गलत है। ठीक है, अकबर के शासन काल की घटनाओं को विवरण देती है, भी गलत है। परंपराओं और संस्कृति का विवरण देती है, सही है। बहुत सारी चीज़ों का सांख्यिकी विवरण करती है आईन अकबरी, तो आईन अकबरी में सी और डी सही है क्योंकि इसमें लोग की परंपराओं और संस्कृति का विवरण के साथ साथ सांख्यिकी विवरण भी यह देती है, तो ऑप्शन सी सही है। चलते हैं 57 की ओर। प्राचीनतम लघु चित्रकला किस पर बनाए जाते थे? पात्र, ताड़पत्र, कागज, लकड़ी की तख्ती, किस पे बनाए जाते थे? चलिए देखते हैं। तो ताड़पत्र तो हमें पता है, ताड़पत्र कागज पे भी बनाए जाते थे, लकड़ी की तख्ती, उस समय यही सब चीज़ें यूज होती थी, और पात्र पे नहीं बन पाते थे। ठीक है, पात्र पे नहीं बनाए जाते थे। तो बी सी डी यहीं से सही लग रहा है, देख लेते हैं ऑप्शन बी सी डी। यहाँ पे डी में दिया हुआ है, बी सी डी ऑप्शन सही है, तो इसे आप मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये वाला ताड़पत्र, कागज और लकड़ी की तख्ती, ये तीनों सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 58, 700 वर्ष पहले केरल की विविधता और यहाँ के मुस्लिम समुदाय के जीवन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से यात्रियों ने लिखा था? 700 वर्ष पहले केरल की विविधता और वहाँ के मुस्लिम समुदाय के बारे में किसी यात्री ने वर्णन किया था, लिखा था। वास्को डी गामा, इब्न बतूता, सेंट मार्टिन, शंकराचार्य। यहाँ पे इब्न बतूता का जिक्र किया गया है क्योंकि इब्न बतूता ही थे जिन्होंने जो मुस्लिम समुदाय के थे, और इन्होंने यहाँ पे 700 वर्ष पहले केरल के मुस्लिम समुदाय के बारे में इन्होंने लिखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वीडियो लंबी होती जा रही है, थोड़ा फास्ट करते हैं नहीं तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ओके, संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता का उल्लेख है? वेतन की समानता, संपत्ति की समानता, रोजगार की समानता, प्रतिष्ठा की समानता। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही लग रहा है। ठीक है, प्रतिष्ठा की समानता यही सही होगा। ठीक है, 60, भारत में नगर निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वार्ड कमिश्नर आयुक्त का पद निर्वाचित होता है, वार्ड काउंसिलर पार्षद एक निर्वाचित सदस्य होता है, वार्ड कमिश्नर का चुनाव वार्ड काउंसिलर इट मीन्स पार्षद करते हैं, वार्ड कमिश्नर का चुनाव प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो मुझे ये सही लग रहा है, पार्षद एक निर्वाचित सदस्य होता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए 61 पे चलते हैं। भारत में महिला रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए कानून है जिनके तहत यह अनिवार्य है कि जिन संस्था में 30 से अधिक महिला कर्मचारी काम करती हैं वहाँ डैश होना चाहिए। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। महिला रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए कानून है, इसके अंदर अनिवार्यता ये दिखाई गई है कि 30 से अधिक महिला कर्मचारी अगर काम करती हैं तो वहाँ डैश होना चाहिए। शिशु सदन, सैनिटरी पैड निकालने की मशीन, महिला अध्यक्ष और यातायात। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए शिशु सदन ये होना जरूरी है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 62, रोज पार्क द्वारा बस में अपनी सीट देने से मना करना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस आंदोलन का शुरुआती बिंदु बना? थोड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन है लेकिन ये है तो क्या करें। पहला है जेंडर अधिकार आंदोलन, दूसरा है सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश की समानता का आंदोलन, तीसरा नागरिक अधिकार आंदोलन, चौथा है श्वेत महिलाओं के लिए न्याय आंदोलन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, नागरिक अधिकार आंदोलन। यहाँ पे नागरिकों के लिए बात हो रही है। ठीक है, अपनी सीट देने से मना करने के लिए, तो भाई नागरिकता के लिए यहाँ नागरिकता पे क्वेश्चन उठाया जा रहा है, तो यहाँ पे नागरिक अधिकार आंदोलन ही सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 63, मीडिया के संदर्भ में एजेंडा तैयार करने से क्या अभिप्राय? मीडिया विषय वस्तु जिसे सरकार द्वारा सेंसर किया जाएगा। मीडिया का किसी एक राजनीतिक पार्टी के एजेंडा का क्या करना? प्रचार करना। फिर यहाँ से हो जाएगा एक स्वतंत्र मीडिया घटना जिसका कोई भी पूर्व निर्धारित एजेंडा नहीं, मीडिया द्वारा मुद्दों को चिन्हित करना और उन्हें जनता तक पहुँचाना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, मीडिया द्वारा मुद्दों को चिन्हित करना और उन्हें जनता तक पहुंचाना। मीडिया का काम ही होता है भाई मिर्च मसाला लगा करके मीडिया तक अपनी बातों को पहुंचाएं। ठीक है, ओके।
भारत में धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? न राज्य न धर्म एक दूसरे के मामलों में दखल दे सकते हैं। भारतीय राज्य को धर्म से एक सैद्धांतिक दूरी बनाकर रखना चाहिए। राज्य समुदायों के निजी पर्सनल कानूनों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। राज्य द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए एक धार्मिक समुदाय दूसरे समुदाय पर प्रभुत्व न करें। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए ए और बी और सी, बी और डी, ए और डी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन न राज्य न धर्म एक दूसरे के मामले में दखल दे सकता है, ये तो सही लग रहा है। भारतीय राज्य को एक धर्म से सैद्धांतिक दूरी बनाकर ये गलत लग रहा है। राज्य समुदाय ने पर्सनल कानूनों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है भाई, ये कर सकता है, ये मुझे नहीं सही लग रहा है। फोर्थ वाला देखते, राज्य द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए एक धार्मिक समुदाय दूसरे समुदाय पर प्रभुत्व न कर सके, ये सही है। तो ए और डी यहाँ पे सही होगा। तो ऑप्शन जो है डी, ए और डी यहाँ पे दिया हुआ है, ये सही होगा। ठीक है, आइए हम आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। 1952 से 2019 तक भारतीय संसद में निम्नलिखित में से किनके लिए आरक्षण था? तो किसके लिए आरक्षण था, आइए देखते हैं। अनुसूचित जातियाँ, एंग्लो भारतीय समुदाय, महिलाएं, अनुसूचित जनजातियाँ। तो यहाँ पे महिलाओं के लिए था कि इनके लिए आरक्षण था। अगले क्वेश्चन है, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का पूर्ववर्ती है, डैश का पूर्ववर्ती है? सर्वोच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, सर्वोच्च उच्च न्यायालय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत राज्य का यह कर्तव्य है कि वो अपनी नागरिकता को डैश उपलब्ध कराए। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा। यहाँ पे कानूनी सहायता उपलब्ध कराए। सरकारी विश्वविद्यालय में आरक्षण, कानूनी सहायता, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, धार्मिक उपासना की जगहों पर प्रवेश। तो यहाँ पे ऑप्शन बी, जैसा कि मैंने कहा, कानूनी सहायता उपलब्ध कराए। तो ऑप्शन आपका बी जो है वो सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर कमेटी द्वारा 2005 में किस समुदाय के आर्थिक व सामाजिक हास्यकरण पर अध्ययन किया गया? सिख, पारसी, मुस्लिम, ईसाई। तो यहाँ पे कौन सा समुदाय था? यहाँ पे समुदाय मुस्लिम जो है, इसके लिए आर्थिक एवं सामाजिक हास्यकरण पर अध्ययन किया गया। क्वेश्चन नंबर 69। भारत में कपड़ा उद्योग के संबंध में दालन व्यवस्था, पुटिंग आउट प्रणाली से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन दिए गए हैं, व्यापारी द्वारा बुनकर को कच्चा सामग्री उपलब्ध करवाना और उससे बना हुआ कपड़ा लेना, बुनकर का उपभोक्ता से सीधे ऑर्डर लेना और उससे बुना हुआ सामान पहुंचाना, व्यापारी द्वारा बुनकरों के माध्यम से कपड़ों के कारखानों में बेचना और उससे कमीशन लेना, बुनकर द्वारा सीधे कपड़े कारखाने में बेचना। यहाँ पे ऑप्शन ए सही लग रहा है, व्यापारी द्वारा बुनकर को कच्चा सामग्री उपलब्ध कराना और उसे बना हुआ कपड़ा वापस लेना। भाई वो कच्चा सामग्री देता है और बना हुआ कपड़ा वापस ले लेता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70। 1994 में दक्षिण अफ्रीका में व्यवस्था बदलने से किस तरह की सरकार बनी? रंगभेद सरकार, अल्पसंख्यक सरकार, राजतांत्रिक सरकार, लोकतांत्रिक सरकार। यहाँ पे ऑप्शन हमें डी सही लग रहा है, लोकतांत्रिक सरकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण शास्त्री अब उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते वक्त नागरिक शास्त्र शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? नागरिक शास्त्र एक खास औपनिवेशिक अतीत से पनपा हुआ है और इसलिए इसे बदलने की जरूरत है। ऑप्शन बी, इसने एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण समाहित किया। ऑप्शन सी, यह केवल सहकारी संस्थाओं और कार्यक्रमों का विवरण देने पर ही केंद्रित था। ऑप्शन डी, इसने इस विषय के दायरे को संकुचित रखा था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए ए और बी, ए और सी, ए सी डी और बी सी डी। यहाँ पे कौन सा सही होगा? नागरिक शास्त्र एक खास औपनिवेशिक अतीत से पनपा हुआ है और इसे बदलने की जरूरत है, ये सही है। इसे एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण नहीं, ये तो गलत है, आलोचनात्मक दृष्टिकोण नहीं समाहित करता है। यह केवल सहकारी संस्थाओं और कार्यक्रमों का विवरण देने पर ही केंद्रित था, ये सही है। इसने इस विषय के दायरे को संकुचित रखा था, ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी होगा, ए सी डी, क्योंकि ये तीन ऑप्शंस मुझे सही लग रहा है, ये गलत लग रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे 71 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन जो है आपका सी सही होगा, ए सी डी। ठीक है, आते हैं 72 पे। मस्जिद के विषय पर ऐतिहासिक कल्पना जागृत करने के लिए सबसे प्रभावी विधि होगी, कौन सी विधि होगी? मस्जिद के ऊपर एक किंवदंती सुनाना, किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना, किसी स्थानीय मस्जिद की यात्रा आयोजित करना, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना।
तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, किसी स्थानीय मस्जिद की यात्रा आयोजित करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, मानचित्र, सिक्के एवं समय रेखा डैश शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? अर्थशास्त्र, राजनीतिक एवं सामाजिक विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है इतिहास सही होगा। ठीक है। मानचित्र, सिक्के एवं समय रेखा इतिहास शिक्षण के लिए, भाई मानचित्र किस में यूज किया जाता है सबसे ज़्यादा? सिक्कों का भी प्रयोग कब किया जाता है? समय रेखा का तो इतिहास सब्जेक्ट जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है इसमें इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। 74, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत का प्रतीक नहीं? मौसम की दैनिक जानकारियों का संग्रह, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण की समीक्षा ऑप्शन 3, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण ऑप्शन डी, हड़प्पा की नृत्य करती हुई लड़की का प्रतिरूप। यहाँ पे भी ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सही है, ए सी सही है, केवल डी सही है, ए बी सी सही है। तो मौसम की दैनिक जानकारियाँ ये तो नहीं है। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण ये भी गलत है। जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण ये भी गलत है। हड़प्पा की नृत्य करती हुई लड़कियों प्रतिरूप ये सही लग रहा है, ऑप्शन डी। देखते हैं सिंगल है, यहाँ पे दिया हुआ है केवल डी, तो ये ऑप्शन आपका डी सही होगा। प्राथमिक स्रोत का प्रतीक नहीं है ये। ठीक है, ओके। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में समुदाय एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि यह सस्ता और सुलभ है। वृद्ध और लोग बुद्धिमान होते हैं और उनके पास समय समुदाय के ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार किया जा सकता है। यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है, ये सही है। ठीक है, ये आपका सही होगा। आते हैं 76 पे। कथन है, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग मिनहाज ए सिराज ने किया था, जिसमें उत्तर भारत के भागों का समावेश था किंतु उत्तर पूर्व भारत का समावेश नहीं था। कथन भी है, किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहास के शिक्षण शास्त्री को बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि अतीत में उन्हें शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। यहाँ पे देखना है दोनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, ए सही है, बी गलत है, गलत है, बी सही है, ए बी दोनों सही है, ए का सही व्याख्यान बी है और ए बी दोनों सही है, किंतु ए का सही व्याख्यान बी नहीं है। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मुझे तो ए बी दोनों सही लग रहा है और ए बी को डिफाइन कर रहा है, नहीं सॉरी, बी ए को डिफाइन कर रहा है, तो ऑप्शन सी टिक कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ए और बी दोनों सही तथा ए का सही व्याख्यान बी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77। देखिए, कथन वाला कथनिक क्वेश्चन जो होते हैं थोड़ा सा टिपिकल होते हैं, इन्हें सोच समझ के टिक करना होता है। कथन है, बच्चों को सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, काल्पनिक वृत्तांतों एवं अथवा केस स्टडी या उन अभ्यासों से आधार पर पढ़ाया जाए जो बच्चों के अपने अनुभवों से जुड़े हों। कथन भी, बच्चे ठोस अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दी, ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है, ए बी दोनों सही है, ए का सही व्याख्यान बी है, ए बी दोनों सही किंतु ए का सही व्याख्यान बी नहीं। सेम ऑप्शन जो पहले दिए थे, तो इसको भी हमें सही करना है। मुझे भी दोनों सही लग रहा है कि बच्चों को सामाजिक राजनीतिक जीवन, काल्पनिक वृत्तांतों, केस स्टडी या उनसे जुड़े आधार पर पढ़ाया जाए जिससे बच्चों के अपने अनुभव जुड़े हों, मतलब उनका लाइफ कहीं न कहीं किसी न किसी इवेंट को होकर को रिलेट करता हो। बच्चे ठोस अनुभव के माध्यम से ज़्यादा सीखते हैं। सही बात है, मुझे दोनों सही लग रहा है, तो ऑप्शन सी पे हम जाएंगे। ए और बी दोनों सही है और ए का सही व्याख्यान बी है।